तो इस डील में कौन किसके सामने गिड़गिड़ाया था? वो दिया है अमेरिका को और इजराइल को, जो सारी हेकड़ी थी वो निकाल दी। ईरान विन्स इफ इट डज नॉट लूज। डर के मारे क्यों नहीं हुई? इन नाविकों की मौत हो गई, उसके तुरंत बाद जो कड़ी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी वो कहीं पे मिसिंग दिखाई दी। दबी आवाज में एम्बेसडर को भी नहीं बुलाया। इंडियन लाइव्स मैटर। और मैं आपको अगला झटका बताऊं जो लगने वाला है। भाड़ में जाए अमेरिका, भाड़ में जाए डोनाल्ड ट्रंप। अगर मेलोनी सुना सकती है तो हमारा भी टाइम आ गया है खरी खरी सुनाने का। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। और तुम भारत से पंगा लेना चाहते हो? अरे हम न्यूक्लियर पावर हैं, ज्यादा छेड़ा तो आपका वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता। अबे ट्रेड डील नहीं करेगा तो ठीक है, जब आएगी सर पे तो आप जाके दूसरी मार्केट ढूंढोगे। हाँ। आप तो साष्टांग दंडवत करने पहुंच गए, नहीं मेरे आका, नहीं मेरे यहाँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम्हारे को, तुम्हारे बाप को घुटनों पे आके पैसा देना पड़ रहा है। नो इंटरफेरेंस इन दी इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर कि मैं रेजीम चेंज करूंगा। अबे तेरे बाप का राज नहीं है। पर ये ही अगर डील होनी थी, जो 28 फरवरी की जरूरत क्या थी? कहावत है ना, थूक के चाटना, वो भी फिट नहीं बैठ रही। इसमें मैं यूरेनियम संवर्धन वाली बात जो आ रही थी, अब उसके लिए भी इस डील में यही कहा गया है कि ईरान ही अपनी किसी जगह पे उसको रखेगा। अब लगा के तो देखो, ये कब आपके अमेरिका धुएं में उड़ जाएगा। और अगर अभी भी समझ नहीं आई और लड़के देख लो, चलिए लड़के देख लीजिए, हसरत पूरी कर लो, तमन्ना पूरी कर लो। तो क्या ये जो बुरी याद है इससे हम उबर पाएंगे? भाड़ में जाए, इतनी लातें मारी हैं और तो कोई नहीं, शर्म से कोई आदमी ऊपर जाके खुंदक खा के गला पकड़ ले, बिकॉज ये हमारा बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तान को कुत्ते जैसे हम पे छोड़ दिया जाए और अमेरिका बचा बुचू तो क्या, अपने बेस नहीं बचा पा रहा। 17 बेस अमेरिका के ठुक गए हैं। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 28 फरवरी को शुरू हुआ ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध अब आधिकारिक तौर पर खात्मे की तरफ है, क्योंकि डील साइन हो चुकी है और ये कह दिया गया है कि अभी युद्ध विराम। पर बड़ी बात यह है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है इसमें किसको क्या हासिल हुआ, कौन गिड़गिड़ाया, कौन हीरो बना और इसके बाद किसका टेक अवे क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम समझने पहुंचे मेजर जनरल जीडी बख्शी सर के घर। आपको मैं बताऊं कि शुरुआत तो ये जो युद्ध रहा है उससे शुरू ज़रूर हुई, लेकिन बहुत गुस्सा हमें बख्शी सर के अंदर दिखाई दिया। भारत की जो नीतियां रही उसको लेके, जो हमारे 3 नाविक मारे गए उसको लेके, और ये सारी डिटेल में जो चर्चा हुई है पॉडकास्ट में आगे आप देखेंगे। लेकिन उसके पहले चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इससे हमारी ताकत बढ़ती है, लेकिन आप ये जो सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं वो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होता है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं देती हूँ आज का बोर्डिंग पास मेरे मेहमान मेजर जनरल जीडी बख्शी सर को। बहुत स्वागत है आपका, बोर्डिंग पास एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इंडीड। जैसे ही ये ईरान अमेरिका वॉर स्टार्ट हुई थी, मुझे याद है हम सबसे पहले आपके पास आए थे होली के बाद, और अब जब आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है कि ये युद्ध समाप्त हुआ, तो वो जो डील है उसकी बारीकियाँ वो भी समझने में सबसे पहले आपके पास आई हो सर। हाँ। हम ये पूरे डील को कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं स्पेशली समझना चाहती हूँ, उस पर चर्चा करूँ। लेकिन हमने हाल ही में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी के लिए कहा कि फ़ोटो ऑप्ट के लिए वो गिड़गिड़ाई मेरे सामने, वो फ़ोटो खिंचवाना चाहती थी। वो गिड़गिड़ाने शब्द के ऊपर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो डील हुई है, तो इस डील में कौन किसके सामने गिड़गिड़ाया था? नहीं, देखिए, दिस डील जो है, मैं शुरू से कह रहा था, जब ये लड़ाई शुरू हुई तो हमको बोला गया, जो मिलिट्री एनालिस्ट थे सबसे पूछा गया, हु डू यू थिंक विल विन। हर लड़ाई के पहले पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ योर एस्टिमेट, व्हाट इज़ योर एनालिसिस वगैरह।
तो मैंने उस वक़्त साफ कहा था कि यू विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स ऑफ दिस वॉर। आपको काफ़ी हैरत होगी जब आप नतीजा देखेंगे इस युद्ध का, और ईरान विल प्रिवेल ओवर अ सुपर पावर, ओवर अ रीजनल पावर। दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार, ये बेचारे न्यूक्लियर हथियार के साथ नहीं, 48 साल से इन पे सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन लग रही है, लेकिन 48 साल से ये इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सारा कुछ प्लान था, और जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वार किया, उन्होंने इनको धो डाला है। हम अपनी जो फौजी भाषा में कहते हैं ना कि धो दिया है अमेरिका को और इजराइल को, जो सारी हेकड़ी थी वो निकाल दी, राइट। एंड सिंपल टर्म्स में वो कहते हैं, इन एन एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट, इन अ गुरिल्ला वॉर, ईरान विन्स इफ इट डज नॉट लूज, द यूनाइटेड स्टेट्स लूजेस इफ इट डज नॉट विन। ये नहीं कि वो इसका नुकसान नहीं कर पाए हैं, अमेरिका और इजराइल मिलके बहुत नुकसान किया है। 168 तो बेचारी बच्चियां मार डाली, और मुझे तो लगता है उनकी ही काफ़ी थी तुमको हराने के लिए। यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड जस्टिस इन वॉर, धर्म इन वॉर, जो चाइनीज बोलते हैं ताओ, यू नो, राइटियसनेस, वेयर डज द ट्रूथ लाई। तो वो उनके साथ है। आपने बेवजह लड़ाई करी है, अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर, मोस्ट स्टूपिड, सेंसलेस वॉर विच नीडेड टू बी शट डाउन। बहुत ज़रूरत थी कि इसको शट डाउन किया जाए, और इमीडिएटली किया जाए। लेट मी एक्सप्लेन वाई। देखिए, अभी तक दुनिया ने इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया? हाउ डिड दे हैंडल दिस क्राइसिस? उन्होंने हैंडल किया साहब, उन्होंने जो है आपका जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स थे उनको ड्रॉ करना शुरू किया। जैसे चाइना ने अपने 40% पेट्रोलियम रिजर्व खर्चा कर दिए, उसने एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं किया, नहीं तो और प्राइसेस चढ़ती। दुनिया में अगर 40% अपना तेल वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से चीन नहीं लेता तो दुनिया की प्राइसेस आसमान पर चढ़ जाती। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व ड्रॉ डाउन कर दिया है, इंडिया ने ड्रॉ डाउन कर दिया है, सारे एशिया यूरोप के मुल्कों का स्ट्रेटेजिक रिजर्व खात्मे पे आ रहा है। और बिफोर इट कुड रीच जीरो, द ओनली वे टू सेव the oil flows of the world was to raise the prices of oil, और वो 150 से $200 प्रति बैरल जाती। जो दुनिया की इकॉनमी का रहा सहा रह गया है उसका सर्वनाश हो जाता। We would have hit not just a recession but a depression like in 1928, the Great Depression जिसको कहा जाता है। बर्बाद कर दी जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी। ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होगी कि आपने दुनिया की इकोनॉमी का स्वाहा कर दिया। ठीक है, भारत की इकोनॉमी जो कि 7.2% पर एनम ग्रोथ पे जा रही थी, इज डाउन टू 5.9% द ग्रोथ रेट। राइट। आपकी इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, आपकी प्राइसेस ऑयल गैस की तो बढ़ी रही है, फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगी, और अगले साल, इस साल अल नीनो होने वाला है। यू हैव हार्डली सीन एनी ब्लडी मॉनसून, अभी तक चालू नहीं हुई है। ठीक है, और इसका मतलब कंबाइंड विद दिस इट विल क्रिएट अ डबल क्राइसिस। हमको अभी तक इल्म नहीं हुआ है कि कितना बड़ा शॉक लग गया है हमारी इकोनॉमी को। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे देवर $720 बिलियन ये लड़ाई के पहले, और अब नाउ दे आर एट अबाउट $500 बिलियन। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे आपके फॉरेक्स रिजर्व्स धज्जियां उड़ी जा रही हैं। ठीक है, और हम, पता नहीं, मुझे बड़ी हैरत हुई, हमने क्यों नहीं करी इस लड़ाई को बंद कराने के लिए कि हमारा दोस्त है इजराइल, अमेरिका हमारा बड़ा दोस्त है। हमारा दोस्त है? इज इट अ फ्रेंड? फिर टैरिफ लगा रहा है,
कह रहा है 500% टैरिफ लगाएगा अगर हमने रूस का तेल लिया, क्योंकि वो सस्ता है, कि 5 गुना ज्यादा तेल हमसे लो, $500 बिलियन हमको इन्वेस्ट करो। मैंने फालतू पड़े हैं पैसे, अपने देश में ना लगाएं, आपके अंदर इन्वेस्ट करें, आपके स्टूपिड हथियार खरीदें। और वो हथियार भी आपने $1 अरब खा दिए हमारे। 4 साल हो गए, 100 इंजन सप्लाई करने थे ये जो तेजस जहाज के, GE-404, आज के दिन कितने तक दिए हैं? 7। $1 अरब खा लिया। अभी उसका इंटरेस्ट ही ले लिया होता तो वो 1.5-2 अरब हो गया होता। ठीक है। और हमारी सरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्यों डर रहे हैं इस नापाक मुल्क से। वी आर शोइंग अ स्ट्रीक ऑफ फियर कि अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो हम तबाह हो जाएंगे। अबे कुछ नहीं होगा हमारा। इसी मैं समझता हूं कि सरकार की फिक्र है द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, आपका लेदर गुड्स मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, फिशरीज मेजर एम्प्लॉयमेंट, ये सब इफेक्ट होते हैं विद दिस स्टूपिड ट्रेड डील। लेकिन अगर उसने फैसला कर लिया है कि वो आपके ऊपर लगाएगा टैरिफ पे टैरिफ, अकेली देश को चुन के सबसे हाईएस्ट टैरिफ दुनिया में किसके ऊपर लगाए? इंडिया पे, ब्राजील पे, क्योंकि ये दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं। डर के मारे जब हमारे यहाँ ब्रिक्स हुआ तो क्यों नहीं हुई भाई? जब G20 हुआ था, आपको याद होगा कि कोई 1.5-2 महीना पहले G20 कि लोग कहने लगे कि भाई आप 1 साल के लिए तो प्रेसिडेंट बने हो, कौन सा ऐसा तीर मार गया? G20 ब्रिक्स इज अ मोर इम्पॉर्टेंट फोरम, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत वाला फोरम है ब्रिक्स। और हम प्रेसिडेंट बने और हमारी आवाज़ नहीं निकली, और उसको प्ले डाउन करने की कोई, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो भाड़ में जाए, टू हेल विद यू, go to blazes. If this is what you want to do, what you are saying is a friend, तो आपसे तो दुश्मन भले, जो कि साफ दुश्मनी करते हैं। आप तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी चला रहे हो। जब हमारे प्रधानमंत्री मिलने गए, थैंक गॉड उन्होंने केवल हाथ बढ़ा के इनको आर्म्स लेंथ पे रखा, ठीक है, और इनको सुना भी दिया कि आप हमारे नाविक बहुत दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, उनको मत मारें, उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मेरे सोच में तो, मेरा तो उम्मीद थी कि हम और भी कड़वे शब्द सुना देंगे, फेस टू फेस सुनाएंगे। अगर मेलोनी सुना सकती हैं तो हम क्यों नहीं सुना सकते कड़वे अच्छे 2 टूक शब्दों में? हमको भी कह देना चाहिए था जो हमारे दिल के अंदर है। हम ज़्यादा पोलाइटनेस में मरे जा रहे हैं। वो खबर इनफैक्ट जैसे ही आई थी सर, हमें जैसे ही मिली थी कि 3 नाविकों की मौत हो गई, उसके तुरंत बाद जो कड़ी नाराज़गी जाहिर करनी चाहिए थी, वो कहीं पे मिसिंग दिखाई दी। कहीं पे वो तो कहाँ थी? टू स्टार्ट विद तो थी ही नहीं। दबी आवाज में एम्बेसडर को भी नहीं बुलाया, वो बाहर घूम रहे थे गौर साहब, तो उनके जो सेकंड हैं चार्ज अफेयर्स हैं, उनको बुला के कोई कैमरा नहीं, फोटो नहीं लेना, मत लेना, नाराज हो जाएंगे, हम इनको कंपनी जहान बहादुर को बुला रहे हैं। अभी तो क्या हम कॉलोनी बन गए हैं अमेरिका की, 51st स्टेट बन गए हैं कि आप इतना डर दिखा रहे हो। फिर जब आक्रोश देखा जनता जनार्दन का, तो फिर उसको समन किया गया दूसरी बार, और उसको डिमार्च सुनाया गया और पढ़ के सुनाया गया। और फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात करी मार्को रूबियो से, और मार्को रूबियो का जवाब सुनने लायक था कि जाओ भाड़ में, हाँ हमको पूरा अधिकार है मारने का है, और हम अगर हमारी नेवी ने कोई रूल बनाया है तो पूरी दुनिया के सर पे लागू है। आप कौन होते हैं ब्लॉकेड करने वाले? द ओनली अथॉरिटी that can sanction an international blockade is the Security Council. आप कहाँ से हर जगह ब्लॉकेड? अ ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर। आपने एक्ट ऑफ वॉर किया है, और आपने ना सिर्फ अनाउंस किया और हमारे जहाज़ों को रोका, आपने तो हमारे जहाज़ों पे हमला किया है।
ठीक और है। पहले सफेद झूठ बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमने नहीं किया, ईरान ने किया होगा। यू नो, क्या, मेरा सीधा सवाल, मैक्सिमम तेल ईरान का किसके पास जाता है? चीन के पास। कोई 100-150 जहाज चीन के निकल चुके हैं पेट ऑयल लेके, इनके ब्लॉकेड के बावजूद। एक चीन जहाज को खरोच आई है? एक रूसी जहाज को आपने हिट किया है? हिम्मत हुई आपकी? भारत पे कैसे हिम्मत हो गई? व्हाट यू थिंक वी आर, अ ब्लडी पैंसी स्टेट लाइक वेनेजुला? दिस इज unsufferable. क्या आर इंडियन लाइफ सो चीप? Indian lives matter. And we haven't come out of this episode smelling of roses. I don't know what the problem is. I don't know why we are kowtowing so much to the United States of America. नहीं करता ट्रेड तो भाड़ में जाए. Sell to Europe, sell to China, sell to Russia, sell to Africa. बहुत और देश हैं. We should have diversified our markets. हम जाके और डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं और हथियार खरीद रहे हैं. अबे 100 इंजन में से 7 दिए, 200 इंजन और प्लेस करने का ऑर्डर क्या था? और मैं आपको अगला झटका बताऊं जो लगने वाला है. हम सब बड़े खुश हुए थे कि आम का अब हमारे प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, विच वुड हैव बीन डन लॉन्ग बैक. यू नो, प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशिएंट, इट हैज टू compete एंड competition वैल्यू इंजीनियर्स द प्रोडक्ट. तो थैंक गॉड 3 हमारी तगड़ी कंपनियों को दिया गया है बनाने के लिए आम का. लेकिन इंजन कहां से आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जिसने आपका तेजस प्रोग्राम ठप कर दिया, अब वो आमका का प्रोग्राम उससे ठप करवाना चाहते हैं. नहीं आपकी शांति बैठेगी. थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड. $1 अरब दिया और उस 100 जहाज में से 4 साल में दिए. और आपने 200 जहाज़ों के इंजन और का ऑर्डर दे दिया है. और अब आमका के इंजन भी आप वहाँ से खरीदेंगे. आप तो या तो दिमागी हालात कुछ हमारी कमज़ोर हो गई है, क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा. वाई वी आर कोटोइंग, वाई वी आर स्पर्निंग tried and tested friends like Russia, which has stood by you in every war. ठीक है. क्योंकि वो तहजीब से बात कर रहे हैं, अच्छे बात कर रहे हैं, अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो उनके साथ जो ना अमेरिका नाराज हो जाएगा. भाड़ में जाए अमेरिका, भाड़ में जाए डोनाल्ड ट्रंप. अगर मेलोनी सुना सकती है तो हमारा भी टाइम आ गया है खरी खरी सुनाने का. कि साहब बहुत पेशेंस दिखा दिया. जिस दिन मोदी जी मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने अनाउंस किया कि जो इंडो पैसिफिक कमांड थी अब वो केवल पैसिफिक कमांड रहेगी. इंडो बाहर, आउट. आपके ऊपर टैरिफ लगेंगे. और फिर वहां पे आई लव मोदी करके आप मतलब हमको फुसला सकते हो. इसको तो बोलते हैं चार्ली बनाना, मेकिंग अ चार्ली आउट ऑफ समबडी एल्स. भाई एक तो वार करना, एक तो छुरी घोंपना और ऊपर से मजाक करना. आई मीन आई थोड़ा सा अब तो शर्म आनी शुरू हो गई. हैव वी बिकम अ पैंसी स्टेट लाइक वेनेजुला? फर्क देखा आपने वेनेजुला और ईरान में? सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल जिन्होंने ठोक दिया इसको वापस. और तुम भारत से पंगा लेना चाहते हो? अरे हम न्यूक्लियर पावर हैं. ज्यादा छेड़ा तो आपका वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता. ये भी याद रख लो. मजाक मत समझना. और अच्छी खासी कॉम्बैट टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेस हैं. आप हमारे जहाज़ों पे फायर कर सकते हो. आपके सैकड़ों जहाज जाते हैं यहाँ से चीन और वहाँ कहाँ जापान. हम उनको भी ठोक सकते हैं. हम भी बराबरी कर सकते हैं. अगर और कुछ नहीं, देखिए जब चीन कमज़ोर था और बेलग्रेड में जब युगोस्लाव का युद्ध चल रहा था, उन्होंने उसकी एम्बेसी को बॉम्ब कर दिया. और चीन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो रिस्पॉन्ड कर सका. क्या किया उसने? अमेरिका की एम्बेसी जो बीजिंग में थी घेर के पथराव कराए. आ गए ना होश आवाज, उड़ गए सीधे. तो यहाँ भी इनकी एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट तो हो सकता था.
आप मरे जा रहे हो, आप डर रहे हो इतना, लड़ाई के किए बगैर आपके अगर ठंडे पसीने आ रहे हैं तो आप कम से कम एम्बेसी का घेराव तो करा देते। चीन की एम्बेसी का हमने कितनी बार घेराव किया है। तो पर क्या ऐसा है, क्या कौन सा लूप होल है या कौन सी कड़ी मिली हुई है अमेरिका को, हम क्यों नहीं वैसे विरोध दर्ज करा पा रहे जो कराना चाहिए? आई कैनॉट अंडरस्टैंड, आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि हम इतना क्यों घबरा रहे हैं। अबे ट्रेड डील नहीं करेगा तो ठीक है, जब आएगी सर पे तो आप जाके दूसरी मार्केट ढूंढोगे। हाँ। आप तो साष्टांग दंडवत करने पहुंच गए, नहीं मेरे आका, नहीं मेरे यहाँ, कि देखो आसिम मुनीर ने कितना फायदा उठाया है तलवे चाट के, हमको भी कंपटीशन करना चाहिए तलवे चाटने का शर्म नहीं आई। 250 साल गुलामी करी, अंग्रेज गए, अब फिर अंग्रेजों की एक अंग्रेज श्वेत है तो भाड़ में जाए श्वेत, तो हम क्या करें, हमारे लोग भी काफ़ी गोरे। यू डोंट हैव टू वहाँ जाके साष्टांग दंडवत करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल अगर अभी तक क्लियर एविडेंट नहीं हुआ है, देन वी नीड टू हैव आवर हेड्स एग्जामिन्ड। शत्रुबोध नहीं हुआ है तो हमारी दिमागी हालात में कुछ प्रॉब्लम, शत्रु हम फिर भी जाएंगे, हम मना के छोड़ेंगे। लव फेस्ट है, मोहब्बत है, आपको होगी हमें नहीं, आपको होगी हमको नहीं है। नो ब्लडी क्वेश्चन, यू आर किलिंग इंडियंस। आप इस दर्जे पे आ गए हो, भारतीय जाने ले रहे हो और आप समझते हो कि हम हंस के इसको नजरअंदाज कर देंगे कि हाँ हाँ अमेरिका ने मारा है, बड़ा ऑनर इज्जत की बात है, अमेरिकन के हाथ मरे हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी। दैट्स ऑल दैट आई कैन से एज एन इंडियन, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडियन। मैं उम्मीद करती हूँ सर कि जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, जितनी कड़क बातें आप बोल रहे हैं, उसका आधा भी अगर उधर से सुनने को मिल जाए और हम भी ऐसे ही आंखें तरेर के अमेरिका को जवाब दे पाए, तो शायद जो आप कह रहे हैं ना वो कलेजे में ठंडक वाली बात जो कही जाती है वो शायद फिर बिल्कुल बिल्कुल इसकी ज़रूरत है अब। और हम तो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं वो शुभ मुहूर्त का, जबकि हम वापस देना शुरू करेंगे। अभी तक हम सहते आए हैं, लताड़ता रहा है, हमको लाते मारता रहा है, चोट पहुंचाता रहा है, और हमने उफ नहीं करी कि हमारा बड़ा दोस्त है। किसने कहा? हु टोल्ड यू? मौखिक बकवास पे मत जाइए, प्लीज गो बाय हिज एक्शंस। हिज एक्शंस आर हॉस्टाइल। मार्को रूबियो क्या करने आया था भारत में? सबसे पहला ट्रिप कहाँ किया? कैलकाटा। अभी सर्गियो गौर क्यों हमारे होम मिनिस्टर से मिलने गए हैं कल? क्यों? कि वो चाहते हैं FCRA आप हटाइए और ये जो क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए हम पैसा पे करेंगे। अगर साहब केवल धर्म पूजा पाठ के लिए पैसा होता तो यू आर वेलकम, लेकिन सब जानते हैं कि वो पैसे से मणिपुर और मिजोरम में क्या किया जा रहा है। कुकी लैंड बनाने की साजिश बनाई जा रही है कि भारत से काटकर, म्यांमार से काटकर एक क्रिश्चियन कुकी लैंड बनाया जाएगा, और आपको दुम मरोड़ी जा रही है कि तुम पैसा एक्सेप्ट करोगे FCRA के जरिए। पहले NGOs के थ्रू सारी CIA की फंडिंग, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग होती थी। वो रूट हमारी सरकार ने अच्छी तरह चाबी लगा के बंद कर दिया। तो अब FCRA के ऊपर शुरू हुए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तभी लगाया गया था कि कई मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन धर्म की फंडिंग के नाम पे हमारी इंसर्जेंसीज को फंड कर रही थी। और आप जानती हैं कि एक अमेरिकन मर्सिनरी और 5 या 6 यूक्रेनियन वो पकड़े गए भारत में, जो इनको ट्रेनिंग दे रहे थे ड्रोन वॉरफेयर करने की भारत की फौज के बरखिलाफ। और हम कह रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े दोस्त, हमारी तो क्या कहते हैं, पुश्तैनी मोहब्बत है, सालों साल से चली आ रही है। अरे तुम्हारा सिर गया स्वाह में। पहले हमारे बहुत सारे इंडियंस जाते थे वहाँ, बड़ी अच्छी अपनी हुनर, अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से अच्छी अच्छी पोस्ट लेते थे। अब चिढ़ रहे हैं। हाँ।
और अब वो पोस्ट देनी बंद कर रहे हैं, आपको बाहर लताड़ लात मार मार के निकाल रहे हैं, आइस के जरिए पकड़वा रहे हैं। तो अब तो साहब बख्श दो ना हमको। हमारे सारे आईआईटी जिनमें हम इतना इन्वेस्ट कर हमने किया है, सारे बच्चे बी लाइन बना के अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सर्विस में। 30% नासा इंडियन, 30% सिलिकॉन वैली इंडियन, 30% टॉप मेडिकल स्पेशलिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स भारतीय। और अब वो लाते मार रहे हैं। अच्छा है, फॉर वंस आई एम हैप्पी। क्यों? क्योंकि अपने देश में रह के अपने देश की तो सेवा करेंगे। चीनी स्टूडेंट भी पढ़ने जाते हैं, वहां बस तो नहीं जाते। ठीक बात। यहाँ तो जितनी जल्दी माँ भारती से पल्ला झाड़ा जाए और जाके अमेरिका में बस जाए, एल्डोराडो है, हेवन है ऑन अर्थ। आई थिंक गुड़गांव इज मच बेटर। आपने भी देखा है गुड़गांव इज मच बेटर। मेरे ब्रदर इन लॉ आते हैं अमेरिका से, तो मैं बोलता हूँ क्या कमी है यहाँ। हमारे मॉल आपके मॉल से ज़्यादा अच्छे हैं। आपके तो कितने 30-40 साल पुराने मॉल हैं, दकियानूसी मॉल हैं। हमारे देखिए स्पैंकिंग ब्राइट सब कुछ। वी आर एज गुड एज यू, व्हाट हैव यू गॉट विच वी हैवंट गॉट। और थोड़ा और टाइम दो, देखो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो ये स्टूपिड ईरान का युद्ध कर दिया ताकि हमारी इकोनॉमी में अड़ंगे लगे। स्टूपिड। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी भी क्या कहते हैं बत्ती बंद हो गई है, ठीक है। ही नोज दैट इफ ही दिस स्टूपिड वॉर कंटिन्यूज इट हैज टू बी शट डाउन इमीडिएटली। वहां से इजराइल चढ़ गया कि मैं नहीं, मैं तो लड़ने का शौक अब हो गया है। 990 दिन हो गए हैं लड़ते लड़ते। अरे साहब, आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम लोग अपनी जुबान बंद करके रखे थे कि हर लड़ाई में इन्होंने हमारा साथ दिया। सो वी मस्ट, जब ये लड़ रहे हैं तो भाई हमारा भी, और कुछ ना हो तो हम मुंह बंद रखें। लेकिन साहब अब ये हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। जब 7 अक्टूबर 2023 को आपने अटैक किया, आपके ऊपर अटैक हुआ, डास्टर्डली अटैक बाय द हमास, जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया, पूरी दुनिया का साथ आपके साथ था। द होल वर्ल्ड वाज सपोर्टिंग यू व्हेन यू हिट बैक, ठीक है। लेकिन साहब अब वो 990 दिन से ज्यादा हो गए। यू आर कंटिन्यूइंग। अगर आपके 1200 मारे थे उन्होंने, आपने 1,20,30 हजार मार डाले हैं। फिलिस्तीनी, गाजा के लोग, लेबनान के लोग। अगर लेबनान के गिने तो आपने तो 1,50,000 से ज़्यादा मार दिए हैं अब तक। अभी भी नहीं रुक रहे हैं। और आप रुक नहीं रहे हैं साहब। अमेरिका को उकसाकर आपने इराक को ख़त्म करवा दिया। आपने सीरिया को तबाह करा दिया एज अ मुल्क। और अब आप ईरान को तबाही करने चले थे, ईरान को अपनी कॉलोनी बनाने चले थे ताकि उसका तेल हम दोनों मिल बांट के डकैती करें, और पिट गए। जो मैं कह रहा था पहले दिन से कि वो हिम्मत वाले लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ सर, युद्ध जब शुरू हुआ तो एक पार्टी था अमेरिका और इजराइल, दूसरी पार्टी हो गया ईरान। अब जब समझौता हुआ है तो उस पर दस्तखत हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के और ईरान के प्रधानमंत्री के। जब दस्तखत होगा, समझौता होगा, तो 3 पार्टी है अगर, तो 3 पार्टी का दस्तखत होगा। अमेरिका ने कोई भी जिम्मेदारी इजराइल की ली नहीं है, बिल्कुल नहीं ली। उस समझौता नामा के ऊपर जो डील हुई है उस पर। और वो कह रहे हैं कि हाँ हक है पूरा। हाँ। वो जबकि डील के अंदर आपने जो साइन करी है, क्लियरली लिखा है कि सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स, इंक्लूडिंग लेबनान। हाँ। तो फिर आपने साइन किस लिए किया है अगर आपने नहीं करना? और वो पहले दिन वो डील चरमरा गई। ईरान को आया गुस्सा, उसने कहा साहब साफ लिखा है लेबनान शामिल है। हाँ। और वहाँ इजराइल कह रहा है कि जाओ भाड़ में। और कल वो इजराइल के मिनिस्टर की आपने शब्दावली सुनी थी, अगर एक भी इजरायली माँ का आंसू बहते हैं तो 1000 लेबनान की माँओं के आंसू बहाएंगे। अब साहब गिव इट अ ब्रेक ना, काफी नहीं हो गया?
आपके इजरायली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको कह रहे हैं साहब कि हमको 990 दिन हो गए हैं लड़ते लड़ते, हमारे लड़के बच्चे थक रहे हैं और सारा जो वजन है, जो लोड है लड़ाई का, वो अनऑर्थोडॉक्स ज्यूज के ऊपर है, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं दे आर एग्जेम्प्टेड मिलिट्री सर्विस। मतलब एक तबका ही लड़ाई से बाहर, तो मतलब ये बेचारे 9 मिलियन की पॉपुलेशन, उनमें से कोई 3-4 मिलियन ही लड़ते रहे मरते रहे। अब और फिर फॉर व्हाट पर्पस? ये ईरान की लड़ाई से आपको क्या फायदा हुआ? आपको तो नुकसान हुआ है, बिकॉज यू मिसकैलकुलेटेड, यू ओवर रीच्ड, यू ओवरडिड द एक्ट। इट वॉज नॉट नेसेसरी। आपने डेटरेंस एस्टैब्लिश कर दी थी कि अब मैं पूरे मिडिल ईस्ट पे फतेह करूंगा। भाई जब आपका बचाव का, आप अपने जाने बचा रहे थे तो पूरी दुनिया की सहानुभूति आपके साथ थी। यू हैव लॉस्ट द सिंपैथी ऑफ द होल वर्ल्ड। द होल वर्ल्ड इज नाउ फेड अप of your shenanigans. The whole world is fed up that you have destroyed the economy of every single nation on the earth. But it doesn't matter to you. भारत की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, भाड़ में जाए। आई एम सॉरी, हेलो, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स। यू डोंट केयर कि हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। मुझे 2-3 चीज़ें सर और समझाइए ना, क्योंकि इस डील में ये लिखा हुआ था, जो पहले खबरें आई कि अमेरिका कंपनसेशन के तौर पे $300 अरब देगा ईरान को। फिर उसके बाद ये खबरें आई कि अमेरिका ने कह दिया नहीं जी हम तो नहीं देंगे, जेडी वेंस ने भी कह दिया कि हम तो नहीं देंगे, कोई और अगर इन्वेस्ट करना चाहे ईरान में तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। मैं समझना ये चाहती हूँ कि अगर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो ईरान में इन्वेस्ट कर रही हैं, अमेरिका की नाक के नीचे और आंख के आगे कर रही हैं, और अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर ले रहा है कि हाँ जी तुम करो, हम पैसा नहीं देंगे डायरेक्ट, पर तुम इन्वेस्ट करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी तो एक तरह से घुमा के कान पकड़ना ही हुआ। अरे साहब देखिए, बात बड़ी सिंपल है। $100 अरब इनके खर्चा हो गए हैं लड़ाई पे, एट अ वेरी लो एस्टिमेट। असली गिनती करें, जितने प्लेन जुड़े हैं, जितने प्रीडेटर ड्रोन, 30 मिलियन का एक ड्रोन होता है, कोई 30-32 तो ड्रोन ठोक दिए हैं ईरान ने, ठीक है। और एक एक ड्रोन की आप कीमत लगाएं, KC-135 टैंकर्स, EC-3 एवैक एयरक्राफ्ट, F-15, ये वो, F-35 भी ठोक दिया, आपका सबसे प्राइज फाइटर, स्टेल्थ फाइटर, ठीक है। $100 अरब तो वहाँ खर्चा किए हैं, और अब डील में साइन किया है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम $300 अरब इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और देशों के साथ। मतलब वो दुम मरोड़ रहे हैं, जो देश पिटवाए हैं इन्होंने गल्फ के, कि वो अब जाके पेमेंट करेंगे। वो पहले भी 3 बिलियन की पेमेंट करा चुके हैं उनसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो दिखाना चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी सीधी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड डील प्रेसिडेंट ओबामा ने साइन कर दी थी 2015 में, JCPOA, जिसके तहत ईरान ने कहा था कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर मामला तो सेटल हो चुका था। यू हैड नो ब्लडी नीड टू गो एंड आके डील फाड़ दी कि पैसा दे रहे हैं ईरान को, तो तुम क्या दे रहे हो? तुम्हारे बाप को घुटनों पे आके पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई जीता वो है। Who sets the terms? The one who wins the war. लड़ाई वो जीत गया, तो वो आपकी चाबी मरोड़ रहा है। और आप पहले बड़ा ड्रामा कर रहे थे कि मैं जीत गया, ईगो मेनियक, नार्सिसिस्ट, कि मैं कैसे हार सकता हूं। तुम पिट तो गए हो। Who told you to do this stupid war of choice? Now shut it down. और थैंक गॉड अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी सेकंड टर्म में एक अकलमंदी का काम किया है, वो है ये शटिंग डाउन दिस स्टूपिड वॉर, ये सीज फायर। लेकिन ईरान, इजराइल गले पड़ गया है।
कि मैं ना मानूं, मैं तो लड़ूंगा पर साहब। ये जो डील शौक हुई है है लड़ने सर, का। ये भी तो 60 दिन के लिए हुई है। जो हस्ताक्षर हमने डोनाल्ड ट्रंप को करते हुए देखा, मैं समझना चाहती हूँ पहले तो उस सिग्नेचर पे कितना ट्रस्ट करें, और ये डील अगर 60 दिन की हुई है ना उसके बाद इनकी बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ना इनके हस्ताक्षर पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ही इज अ मैन विदाउट एनी प्रिंसिपल्स। झूठ तो ये दिन में 4 बार बोलते हैं, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, रात के बीच में फिर इनकी ट्रूथ सोशल पे ट्वीट आती जो कि बिल्कुल विपरीत है। अगले दिन सुबह उठ के बिल्कुल कुछ और होता है। हु कैन ट्रस्ट दिस मैन? यू सी, हु कैन ट्रस्ट इवन हिज सिग्नेचर? 60 दिन में ये डील होनी थी। पहले ही दिन में ईरान ने बोला है हॉर्मुज खुला है, मैं बंद कर रहा हूं, बिकॉज यू हैव वायलेटेड द सीज फायर। और अब देखिए, इसलिए नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई क्या कहते हैं, ये सीन द लाइट कि उसने लड़ाई बंद करी है। उसको पूरी दुनिया बोल रही कि आपने हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी है, और खुद अपने अमेरिका की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है साहब? लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन तेल की कीमत थी। आज के दिन $5 और $6 प्रति गैलन तेल मिल रहा है अमेरिका के लोगों को। फूड प्राइसेस आर राइजिंग, इन्फ्लेशन इज राइजिंग, फर्टिलाइजर प्राइसेस आर 42% हायर, एवरी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। और मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, प्राइमरीज शुरू हो गई हैं, और नवंबर में इलेक्शन होगी। तो एक चीज आप गिठान बांध के रख लीजिए कि नवंबर तक डोनाल्ड ट्रंप साहब कख नहीं कर सकते। चाह कर भी वो मिलिट्री ऑपरेशन करने की उनकी जरूरत नहीं है इस वक्त, ठीक है। और दिसंबर तक लगेगा दुनिया को स्ट्रेटेजिक रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व्स को रिप्लेनिश करने के लिए। दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती है एक लड़ाई और। जैसे ही लड़ाई होगी, $150-200 प्रति बैरल तेल जाके जो कुछ रहा सहा दुनिया की इकोनॉमी में बच गया है, वो भी स्वाहा करा देगा ये बेवकूफ आदमी। स्टूपिड मैन एंड अ स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस। ईरान को फ्री ट्रेड डील की भी इजाजत इसके बाद मिल गई देखिए, है। इन दिस MOU पहले तो उसकी वो ड्राफ्ट ही दुनिया को नहीं दिखा रहे थे, छुपा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका में जो क्रेजी मागा वाले हैं वो पगला जाएंगे, और ईरान की जो, इजराइल की जो लॉबी है, जूइश लॉबी, वो इनकी खाट खड़ी कर देगी, और कर रही है, राइट। बट ये डील क्या कहती है? इन अ सेंस द डील सेज कि भाई सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इमीडिएट ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, वो डील में लिखा है। हाँ। ठीक है साहब। और पहले दिन आपने उस लेबनान के हिस्से को तो इजराइल को पूरी छूट दी है, वायलेट करो, खत्म करो, मैं डील करूंगा साइन, तुम डील को तोड़ो, मट एंड जेफ बन जाओ। तो उस दूसरे ने भी बोला कि भाड़ में जाओ, हमें नहीं चाहिए ये डील, ठीक है। और डील चाहिए आपको, डील चाहिए दुनिया को, ठीक है। सो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज वाज नंबर 1। नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर, कि मैं रेजीम चेंज करूंगा। अबे तेरे बाप का राज नहीं है, ईरान के लोग फैसला करेंगे वहां पे कौन राज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं अपॉइंट करेगा आयातुल्ला और प्रेसिडेंट, ये नो ब्लडी बिजनेस, ठीक है साहब। फिर वो डील में कहा गया कि $300 अरब आप जो है रिकंस्ट्रक्शन के फंड में डालोगे, आप डालो, दूसरे देश डालें, कोई डाले, $300 बिलियन चाहिए। $80 बिलियन ईरान का पैसा जो आपकी बैंकों में था आपने हड़प कर लिया। हाँ। एक तो चोर विद अ कैपिटल C, रूस का $300 अरब हड़प कर लिया, ईरान का $80 बिलियन हड़प कर दिया। जो देश का पैसा इनकी बैंक में डालो समझो स्वाहा। बाप का राज है, रूल बेस्ड ऑर्डर है साहब, रूल ऑफ लॉ है साहब, सिर्फ रूल ऑफ लॉ है। तो उसने कहा कि मेरा पैसा वापस करो, तो बोला अच्छा $28 बिलियन दे देंगे। कहता मुझे कोई विश्वास नहीं है आप में, शो मी द मनी, पैसा इतने रख। $12 अरब पहले दिन देना था।
अब दिया है कि नहीं दिया वो बात हो गई है 14 बिलियन डॉलर आउट Right. ऑफ हाफ ऑफ 28 बिलियन डॉलर हाँ. वो इनको ईरान को पेमेंट करनी पड़ी। और ये तो शुरुआत है पेमेंट की, अभी तो और पेमेंट करेंगे 300 अरब डॉलर वगैरह वगैरह। फिर ईरान को एक्सपोर्ट करने की सारी सैंक्शंस हटा ली गई, अमेरिकन सैंक्शंस, यूएन सैंक्शंस सब हटा ली गई है और ईरान को तेल एक्सपोर्ट करने की पूरी छूट है। और तेल के एक्सपोर्ट से ही ईरान हर हफ्ते 1 अरब डॉलर कमा सकता है। ठीक है, तभी तो मिर्ची लग रही है इजराइल को कि हमने तो लड़ाई करी थी कि अच्छा, जहाँ तक सवाल था कि मिसाइल नहीं बना सकते, सारे अपने मिसाइल खुद डिस्ट्रॉय करेंगे, किस लिए? ताकि हमें खुली छूट मिले इजराइल को कि जैसे गाजा में 1 लाख से ज़्यादा लोग मार डाले हैं, हम जाके ईरान में मारने के इच्छुक हैं। बड़ा मज़ा आता है सिविलियंस को मारने में, औरतें बच्चे मारने में। तो ये क्यों डिफेंस कर रहा है अपना? I haven't heard a more crazy argument यार. A country doesn't have the right to defend itself because Israel is your enemy. तो आप अपने हथियार खत्म कर दीजिए ताकि हमारी एयरफोर्स को खुली छूट मिले बॉम्बिंग की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के बॉम्बर थे, उनके जो प्रिंस थे, वो जाके बर्थडे मनाने के लिए बॉम्ब करते थे। अब आप ये दर्जे पे आना चाहते हैं कि हमारा बर्थडे होगा तो हम जाके ईरान पे बॉम्ब करेंगे क्योंकि मिसाइल ही हटवा दिए। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे थे वहाँ पे वर्सेल्स में कि अगर सऊदी अरेबिया के पास मिसाइल हैं, कतर के पास मिसाइल, यूएई के पास मिसाइल, तो ईरान के पास भी मिसाइल हो सकते हैं। आ गए ना लाइन पे, ठीक है। उसने बोला गेट लॉस्ट, नहीं मैं एक मिसाइल नहीं छूंगा। बड़ी तिलमिलाहट लग रही यार। आई हैवंट अंडरस्टूड दिस दादागिरी कि जो मेरा दुश्मन है उसको कोई फौज रखने का ही अख्तियार नहीं। सरेंडर कर दो मेरे को, ताकि मेरी एयरफोर्स को खुली छूट होनी चाहिए। कोई भी देश मिडिल ईस्ट में जाके औरतें बच्चे मारे, रेफ्यूजीज मार डाले, मजा आता है। अबे तुम रो रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजीज ने आपके खिलाफ जेनोसाइड किया, कुछ तो ख्याल करो। अब औरों के खिलाफ जेनोसाइड क्यों करना? आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम आपको नसीहत दे रहे हैं कि भाई इफ़ यू लूज द इंफॉर्मेशन वॉर, इफ़ यू लूज द वॉर ऑफ द नैरेटिव, इट इज़ अ बिग लॉस। पूरी दुनिया आपके खिलाफ अब फेड अप हो गई क्योंकि आपको तो लड़ाई से फुर्सत ही नहीं है। गिव अस अ ब्रेक, गिव द वर्ल्ड अ ब्रेक, take a break yourself. You miscalculated on this war, despite having some of the best armed forces, best intelligence agency. You miscalculated terribly, and you have paid a price. Then why reinforce a failure? तो बोल रहे हैं चलो ईरान को नहीं पीट सके तो लेबनान का टेरिटरी पकड़ लेंगे, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। I mean, you are antagonizing द होल वर्ल्ड। आपको मिडिल ईस्ट में रहना है, सदियों सदियों रहना। नहीं, पर ये ही अगर डील होनी थी जो आपने भी सारी बातें बताई, तो 28 फरवरी की ज़रूरत क्या थी? फिर क्यों आपको हमला ही करना था? जब आप 27 फरवरी वाली पोजीशन से भी नीचे खड़े हैं, नीचे आ गए, हाँ, तो 28 को आपने हमला किया क्यों फिर? दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ट एड्रेस टू डोनाल्ड जे ट्रम्प जूनियर। लेकिन अगर ये सवाल नहीं तो फिर इसका जवाब जो अमेरिकन भी कह रहे हैं कि 2015 में जो डील होने वाली थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे थे कि अरे ये तो क्या ही किया है, कि बेच दिया, सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप उससे भी बुरी डील अगर करके आए हैं, जो अमेरिकन भी बोल रहे हैं, मान रहे हैं वो इस चीज बोल रहे हैं, अभी तो बोलना शुरू किया है। हाँ, तो ये तो मुझे लगता है कहावत है ना, थूक के चाटना, वो भी फिट नहीं बैठ रही है। उससे भी बदतर है। हाँ, उससे भी बदतर है। इसलिए अब इजराइल पे डिपेंड कर रहे हैं, नॉड विंक विंक, कि करो ये डील मेरे बरखिलाफ जा रही है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो तबाह कर दो डील, तबाह कर दो डील, तबाह कर दो दुनिया की इकोनॉमी, शामिल आपकी इकोनॉमी। ये सोच समझ के चलना डोनाल्ड ट्रंप। यथार्थ बहुत कड़वा है।
इसमें मैं यूरेनियम संवर्धन वाली बात जो आ रही थी वो ऐड ऑन अगर करूं सर, तो पहले ये कहा जा रहा था, अमेरिका ये बोल रहा था या तो वो कहीं किसी दूसरे मुल्क पहुंचाया जाए या अमेरिका उसके ऊपर कब्जा करेगा, वो यूरेनियम वाली जो बात आ रही थी। अब उसके लिए भी इस डील में यही कहा गया है कि ईरान ही अपनी किसी जगह पे उसको रखेगा, कहीं किसी दूसरी जगह शिफ्ट करेगा, ऐसे किसी ढंग की बात आ रही है। तो ना तो अब वो अमेरिका पहुंचने वाला है, ना किसी दूसरे मुल्क में ले जाके ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी रशिया ने ऑफर किया था, चाइना ने ऑफर किया कि हम ले लेंगे। हाँ। अगर यही पंगा है, ईरान कह रहा है कि भैया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत मेरे को पूरा अधिकार है टू एनरिच यूरेनियम टू 2 to 3% फॉर सिविलियन पर्पसेस, फॉर पावर जनरेशन, फॉर मेडिकल पर्पसेस। वो पूरी दुनिया को अधिकार है, तो उतना तो मैं करूंगा, वो अधिकार मैं नहीं दूंगा कि नहीं तुमको तो है ही नहीं। इजराइल बना सकता है बॉम्ब, अमेरिका बना सकता है बॉम्ब, इस्तेमाल कर सकता है जापान के बरखिलाफ, सीधे साधे लोगों के बरखिलाफ, लेकिन ईरान को हक नहीं है। चलिए साहब, नहीं है हक, मान लिया, ईरान ने भी मान लिया कि ठीक है साहब इतना लफड़ा हो रहा है तो चलो रहने दो, क्योंकि मेरे मिसाइल काफ़ी हैं तुम्हारे होश आवास ठिकाने लगाने के लिए। ईरान को भी समझ आ गया कि मिसाइल काफ़ी हैं यार, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्तेमाल करने की, ना रूस की, ना अमेरिका की, ना चीन की, ना किसी और देश की। ठीक है साहब, नहीं किया जा सकता। वो जो रिएक्शन उसका होगा वो दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो कोई मुल्क ये पागलपना अलाउ नहीं करेगा, सारी दुनिया अलाउ नहीं करेगी। एक बार कर दिया सो कर दिया, तब केवल अमेरिका के पास एटम बॉम्ब था। आज के दिन 9 देशों के पास एटम बॉम्ब है। रूस के पास आपसे ज़्यादा वॉरहेड्स हैं, अमेरिका से ज़्यादा। चीन के वॉरहेड बढ़ते जा रहे हैं। अब लगा के तो देखो एक, अब आपके अमेरिका धुएं में उड़ जाएगा। ठीक है साहब। और इस लड़ाई का अगर एक नतीजा आया है तो वो ये है कि साहब आप जो है यूनिपोलैरिटी खल्लास, खत्म। द यूनिपोलर वर्ल्ड इज हिस्ट्री, इट्स ओवर, इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। द फास्टर यू एडजस्ट टू इट द बेटर। जितनी जल्दी आप इस कटु सत्य को समझ लें उतना आपके लिए बेहतर होगा, दुनिया के लिए बेहतर होगा। बेवजह की पागल हूड़मती में की हुई लड़ाई, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर स्ट्रैटेजी, बगैर प्लान, पहले हमला करो फिर सोचा जाएगा क्या करें। हमला कर दो, हूड़मती। एक और बड़ी बेइज्जती की बात ट्रम्प साहब के लिए ये हुई है कि ईरान ये जो उनको फ्री सबके साथ ट्रेड करने की अनुमति ईरान को मिली, उसमें ये भी है कि वो अमेरिकन डॉलर्स में ट्रेड कर सकते हैं। अभी तक ईरान जो क्रूड ऑयल दे रहा था चाइना को, वो चाइना की मुद्रा में हो रही थी। इंडिया ने तो 2019 के बाद से खरीदा ही नहीं। वो मुद्रा में इसलिए दे रहा था ताकि डॉलर की, पेट्रोल डॉलर की अहमियत खत्म हो सके। लेकिन अब ईरान को छूट मिल गई कि वो जो पेट्रोल बेचेगा वो डॉलर में बेच सकता है। बेच सकता। क्यों बेचे डॉलर में? क्यों ना बेचे युआन में? क्यों ना बेचे रूबल में? क्यों ना बेचे इंडियन रुपीज में? ब्रिक्स का अपना समझौता है, भाड़ में जाए। कर सकता है तो नहीं करेगा है। क्यों करे? आपके डॉलर क्यों स्ट्रेंथन करे? ये तो मतलब ये सौदागर है। हर चीज में इसको ट्रेड दिखता है कि मेरे डॉलर चल जाएंगे। यू नो, इट वॉज अ स्टूपिड वॉर, सेंसलेस वॉर, idiotic war, and the only thing good about this war is that it has been shut down and it needs to be shut down. आप इजराइल को काबू करिए, जो कुछ करिए, पुचकारिए, समझाइए, क्या करें मुझे नहीं मालूम, लेकिन इजराइल कैनॉट वैग द डॉग। अब अमेरिका के लोग कह रहे हैं साहब कि मैं अपने देश के लिए शहीद होने को तैयार हूं, लेकिन मैं इजराइल के लिए शहीद नहीं होना चाहता। अमेरिका में आक्रोश आ रहा है आपके खिलाफ, क्योंकि अमेरिका के लोगों को लग रहा है यार ये इतना सा देश है, 9 मिलियन इसकी आबादी है, हम पे डिपेंडेंट है हथियार के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ यहाँ से जा रही, डिप्लोमेटिक सपोर्ट,
और मतलब जो सुर ऐसे हैं कि मैं तो मेरा राज है अमेरिका पे। तो अब अमेरिका के लोग भी परेशान हो गए हैं, भाई हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री? इज इट डोनाल्ड ट्रंप? इज इट बेंजामिन नेतन्याहू? मुझे एक चीज़ और समझाइए। हमने वाइल अवध सर का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने हमें ये कहा कि क्योंकि नेतन्याहू के किसने? Who's this? वाइल अवध वॉर अच्छा, हाँ। वॉर जर्नलिस्ट, हाँ, हाँ। उनका हमने पॉडकास्ट किया तो क्योंकि उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ बहुत से मुकदमे चल रहे हैं इसराइल में, और जैसे ही वॉर खत्म होगी वैसे ही वो सारे मुकदमे खुलने शुरू हो जाएंगे और वो जेल में जा सकते हैं। तो अब जबकि आधिकारिक रूप से ये डील साइन हो चुकी है और ये कहा गया है कि युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया, तो अब क्या नेतन्याहू मुश्किल में पड़ेंगे? उनके खिलाफ सारी फाइलें खुलेंगी, जेल होगी नेतन्याहू को? देखिए, संभावना बनती है? मैं पहले दिन से कह रहा था, लड़ाई का एक सत्य जो महाभारत में लिखा है। यू सी, अ वॉर हैज टू बी वेज्ड फॉर अ जस्ट कॉज। न्याय संगत युद्ध होना चाहिए, धर्म संगत। धर्म नॉट एज इन रिलीजन, धर्म एज इन राइटियसनेस। इट शुड बी फॉर अ राइट कॉज और इट शुड बी वेज्ड इन अ राइटियस वे। नहीं कर सकते लड़ाई में, बच्चियां नहीं मार सकते, वो भी 168 छोटी छोटी बेबीज बेचारी। कैन यू इमेजिन? उनको मार डाला और छाती पीट रहे हैं, एक वर्ड सॉरी का नहीं, एक वर्ड कंट्रिशन का नहीं। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने कहा जो द गॉड्स ऑफ वॉर, दे जज अ बैटल बाय योर इंटेंट। वो आपकी नियत समझते हैं। नेतन्याहू साहब ने लड़ाई क्यों शुरू की? क्या इजराइल पे इतना खतरा था? बातें कर रहा था कोई, खतरा तो आपने सारा खत्म कर दिया था। आपने हिजबुल्लाह को पीट दिया, ईरान के ऊपर चढ़ गए, 2 बार चढ़ गए, ठीक है, हौती को अच्छी खासी मार पड़ी थी, तो यू आर ओके, देयर वाज नो नीड टू स्टार्ट अनदर वॉर। बट आपने करी, आपने मिसकैलकुलेट किया और आप पिट गए। क्यों पिट गए? क्योंकि आपकी नीयत क्या थी? वॉज इट टू सेव योर पर्सनल लीगल ट्रबल्स? भाई डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बोल दिया था कि अगर मैं नहीं होता तो तू जेल में होता, मैंने लड़ाई नहीं शुरू की होती तो तू जेल में होता, ठीक है। अगर ये आपका असली मोटिव था कि यार पर्सनल, नोबडी फाइट्स, नेशंस जब लड़ते हैं वो पर्सनल मोटिव्स पे नहीं लड़ते, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी पर लड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहा जा रहा था कि एप्स्टीन फाइल्स उभर कर आ रही थी, सुर्खियों में आ रही थी, हेडलाइंस में आ रही थी। ईजीएस्ट ट्रिक, दुनिया की लड़ाई उस तरफ तवज्जो अमेरिका की आवाम की ईरान की तरफ कर दो, युद्ध हो गया, पीट दिया, और क्या बढ़िया युद्ध में पहले वेनेजुला, विक्टर ऑफ वेनेजुला, विक्टर ऑफ ईरान। वेनेजुला तो बिक गया, पिट गया नहीं, बिक गया, सोल्ड, बिकाऊ है, पूरे वाइस प्रेसिडेंट से लेके आखिरी बटालियन कमांडर तक सब खरीद लिए अमेरिका ने। ईरान से लड़ने गए तो वो बिकाऊ शिकाऊ तो गए भाड़ में, उन्होंने आपकी ऐसी की तैसी कर दी है, बिकॉज जस्टिस इज ऑन द साइड ऑफ ईरान। और जब आपने उनकी बच्चियां मारनी शुरू करी, देन द गॉड्स ऑफ वॉर हैव सेड जाओ जहन्नुम में, और आप पिट गए हो। आई हैव अ ग्रेट फेथ, देयर आर द गॉड्स ऑफ वॉर। और जब भी लड़ाई में जाते हैं तो हम तो मत्था टेक के जाते हैं। आई हैव ऑल्सो फॉट 5 कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बांग्लादेश की लड़ाई देखी, पंजाब में काउंटर टेररिस्ट, कारगिल का युद्ध, फिर किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा, फिर रजौरी पुंछ में 2 साल लड़ा, 5 बार लड़ा हूँ। हर बारी मत्था टेक के भगवान को सिर झुकाकर। लेकिन ये अगर पर्सनल रीजन एप्स्टीन ऐसे हथकंडे करो, आई मीन डिस्गस्टिंग मैन। You got something against little girls. I mean, I don't know. That's why you bombed Minab school.
What have you got against little girls? They are the sweetest creation of God. इस देश में तो लड़की छोटी बेटियों को वो पूजा जाता है। कंजक पूजा मैं करता हूँ हर साल, सारे भारतीय करते हैं। देवी का स्वरूप मानते देवी हैं। का स्वरूप मानते हैं छोटी बच्ची, उसको आप मार रहे हो। आप समझते हो आपको आह नहीं लगेगी, आपको लगी है, तभी आप पिट गए हो। और अगर अभी भी समझ नहीं आई और लड़के देख लो, चलिए लड़के देख लीजिए, जो बोले ना हसरत पूरी कर लो, तमन्ना पूरी कर लो पूरी, लड़के देख लो फिर से पिटोगे। और क्योंकि उसने भी मेकअप कर लिया है अपना। कह रहे थे हमने उसके 90% मिसाइल खत्म कर दिए हैं, वो CIA ने बोला हेलो 30% ठोक पाए हो, और वो भी उसने निकाल लिए हैं खोद के। जो केव के मुंह बंद हुए थे वो सब खोल के उसने निकाल लिए, वो अवेलेबल है। और इन्होंने जब फिर लड़ाई करने की कोशिश करी, अभी हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर मार दिया। क्या कर रहा था आपका अपाचे हेलीकॉप्टर? ईरान के ऊपर हमला करने गया था तो उसने ठोक दिया। वो गुनाह है, अपना बचाव करना गुनाह है साहब। ये नया फलसफा है, नई फिलॉसफी है कि इट इज अ क्राइम टू फाइट अगेंस्ट अमेरिका। इफ इट इज अटैकिंग यू, मर जाओ, लेट जाओ, डाई क्वाइटली। यू कांट, यू आर नॉट सपोज टू फाइट बैक। अरे वाह अरे वाह, क्या बात है। मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, ये अब तक पूरी दुनिया को भी मालूम चल गया होगा। युद्ध के पहले तक जितनी वेस्टर्न मीडिया थी, अमेरिका था, वो ये कह रहा था कि ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। युद्ध होने के बाद हर किसी को ये मालूम चल गया कि खामनेई कभी चाहते ही नहीं थे। बिल्कुल। उनका कहना था इस्लाम विरोधी ये है, और अगर वो जीवित होते तो ईरान कभी भी परमाणु संपन्न बन भी नहीं पाता, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। अब जो अगली पीढ़ी आई है, मोज्तबा खामनेई तो शायद बन भी जाए परमाणु संपन्न, लेकिन पहले वाला जो रिजीम था नहीं था, वो नहीं चाहता था। तो मतलब जो क्या वेस्टर्न मीडिया की तरफ से झूठ फैलाया गया। अरे बेटा, इराक पे हमला क्यों किया? कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। जब हमला कर लिया, फतेह कर ली, तो बोले कहीं कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। झूठ, फरेब। यही फरेब ये कोई 20 सालों से चल रहा है। नेतन्याहू साहब, कल बन रहा है बॉम्ब, परसों बन रहा है, चौथ बन रहा है। अरे साहब, बॉम्ब बन भी गया तो वो अकलमंदी, किसी देश की हिम्मत नहीं हुई है बॉम्ब जलाने की। तुम्हारे पास भी तो 90 बॉम्ब हैं, ठीक है। यू हैव अ डिवाइन राइट, देयर आर सम डिवाइनली ऑर्डेन्ड रेसेस, आई डोंट नो, ठीक है। चलो खैर, अब ईरान ने बोल दिया हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तब भी आपने 3 बार टॉक्स के बहाने हमला किया। टॉक शुरू करी, वो जब बातचीत कर रहा था तो उसकी पीठ में छुरा खंजर घोंप दिया। 3 बार किया है साहब। आई मीन इट इज द लिमिट। लॉलेसनेस, गैंगस्टरिज्म, दैट इज वॉट यू हैव रिड्यूस्ड द वर्ल्ड टू। But the world is now uniting against you. The multipolar world order is coming. सारे देशों को जैसे ईरान ने हिम्मत दिखाई है, दिखानी पड़ेगी। और जिस दिन हम हिम्मत दिखा दें, अमेरिका का पतन ऑलरेडी शुरू हो गया। आपको लगता है Unless they behave. इजराइल क्या शांत रहने वाला है? आपको लगता है वो बिल्कुल अब खामोश होगा, अब नहीं लेबनान के ऊपर हमला होगा? I have my serious doubts. I have serious doubts, knowing their past pattern of behavior. I have serious doubt that he will stop. And I have serious doubt that Donald Trump can restrain Netanyahu. उनके हाथ में ही नहीं है। वो कुछ है, you know, there is some bloody problem somewhere. ये Epstein was a Mossad agent. I think we can put 2 and 2 together. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका में क्योंकि जो ज्यूस हैं वो ऊपर के पदों पे बैठे हुए हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। क्या ये बहुत हल्का इस वजह को कर देना नहीं होगा कि अपने इशारों पर घुमाता रहता है इजराइल अमेरिका को? सिर्फ ये कह देना कि क्योंकि ज्यूस ऊपर के पदों पे बैठे हैं तो अमेरिका नाच रहा है इजराइल के इशारों पर? प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। लेबनान में लड़ाई बंद करके दिखा दे तो हम मानेंगे कि आप आज़ाद मुल्क हो। क्या बात है। हम लड़ाई बंद करके दिखा दो। हाँ, दिखा दो कि आप यू आर द बॉस। वो जाके वर्सेल्स में तो बोल दिया आई एम द बॉस। लेट आए थे, वहाँ जाके बोला आई एम द बॉस, वो सब हंसने लगे। एवरीबडी हैड टू टेक इट एज अ जोक। तो दिखाइए ना, यू आर द बॉस।
लेट्स सी यू कंट्रोल इजराइल। ये 60 दिन के बाद की अगर मैं तस्वीर आपसे थोड़ा समझना चाहूँ, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि हॉर्मूज के आसपास अगर कोई भी हर्डल्स ईरान की तरफ से अगर खड़े किए गए हैं, अगर वहाँ माइंस बिछाई गई हैं, तो वो सब आप 60 दिन के अंदर अंदर हटा लो वहाँ से। हाँ जी। तो फिर 60 दिन के बाद क्या, ये क्या प्रश्न चिन्ह है या क्लियर है? 60 दिन का पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। पिछली बार 2 साल लगे थे ओबामा डील करने में, और ईरान भी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू लूज ऑन द नेगोशिएशन टेबल जो उसने लड़ाई के मैदान में जीता। वाई शुड इट लूज ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल? वो नहीं करेगा। दे नो हाउ टू नेगोशिएट, दे आर टफ नेगोशिएटर। ये तो डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं, दे वेरी टफ नेगोशिएटर्स, और वो कर रहे हैं अच्छी तरह टफ नेगोशिएटर। नानी याद दिला दिए, ठीक है, पानी पिला दिया आपको, क्योंकि ही हैज वन मिलिटरीली, दैट इज दी ग्राउंड रियलिटी। मिलिटरीली उसका पलड़ा भारी रहा है। इट मे बी अ ब्लडी स्टेलमेंट वगैरह वगैरह, ईरान हेड में बी ब्लडीड, इट इज नॉट बोर्ड। उसका सिर खूना खच्चर हो गया हो, लेकिन झुकाया नहीं है। आपकी बत्ती बंद हो गई है, और वो कह रहे हैं यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट। अब तो लड़ने को तैयार हैं। अगर इजराइल को शौक है लड़ने का, शौक फरमाते, तो हमको भी शौक है, हम भी लड़ेंगे। हमको भी शहादत कुर्बानी देनी आती है अपने मुल्क के लिए। मैंने पिछली बार जब आपसे बात की थी सर, तो ईरान को क्या मिला, इजराइल को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे समझी। अब अगर इस बार हम, क्योंकि शामिल ही नहीं थे इस पूरे युद्ध में, उसके बाद मैं आपको समझना चाहूँ कि क्या भारत को बेइज्जती नहीं मिली, भारत की अर्थव्यवस्था टूटी, वो अभी हमने खुद ही इसके ऊपर चर्चा कर ली। तो वो गुनाह जिसमें हम शामिल नहीं थे, उसमें कमर टूटना आर्थिक रूप से तो एक अलग बात था, अगर इंसल्ट के रूप में भी वो सामने आए, तो क्या ये जो बुरी याद है, इससे हम उबर पाएंगे? आई एम श्योर उभर पाएंगे। हमारी सरकार बहुत फूंक फूंक कर चल रही। मुझे आई कांट अंडरस्टैंड भय क्या है, बट आई एम श्योर कि जब इतनी लातें पड़ जाएं, तो मोस्ट पीसफुल ऑफ पीपल वो भी उठ के फिर खड़ा होता है, यार अनफ इज अनफ, नाउ इट इज टाइम टू गिव इट बैक। आई थिंक वो टाइम आ रहा है कि जब हम समझें कि हमारे दोस्त कौन, हमारे दुश्मन कौन। यू नो, इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। और खासकर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अलायंसेस एंड री अलायंसेस ये बहुत जल्दी शिफ्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, वर्ल्ड वॉर 1 में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, और हमने अलायंसेस के कॉन्फ़िगरेशन बदलते देखे लाइक अ कैलिडियोस्कोप। तो आज जो देश आपका दोस्त है, इट्स नॉट नेसेसरीली हमेशा के लिए रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि चीन हमेशा 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 के लिए दुश्मन है, अमेरिका मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। अबे भाड़ में जाए, इतनी लातें मारी हैं, और तो कोई नहीं, शर्म से कोई आदमी ऊपर जाके खुंदक खा के गला पकड़ ले, ठीक है। सो राइट नाउ आई डोंट सी अमेरिका एज अ फ्रेंड। जितनी भी मीठी मीठी बातें करे, दे आर डेंजरस, बिकॉज ये हमारा बेवकूफ बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमारा बेवकूफ बना रहा है, शरे आम। वो ही हेल बेंट है कि भारत के टुकड़े किए जाए, कुकी लैंड बनाया जाए, तोड़ा जाए भारत को, पाकिस्तान को कुत्ते जैसे हम पे छोड़ दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप पुचकारते हैं बैठ के हर 3 महीने में एक बार, ये आसिम मुनीर का सर, कि ये कुत्ता जो है मेरा, ये जाके भारत को काटे, भारत को काटे, कुकी काटें, सब लोग मिलके काटें। बड़ी दर्द हुई इनको कि बंगाल में इलेक्शन हार गई ममता बनर्जी ने, तो वो भी बड़ा सपोर्ट कर रही थी इन्फिल्ट्रेशन में, इसमें उसमें। तो ये लक्षण हैं, ये आपकी करतूतें, ये काली करतूतें ये हैं। डू वी गो बाय योर वर्ड्स और डू वी गो बाय योर डीड्स, योर एक्शंस? वी हैव टू गो बाय योर एक्शन। I think we need to get friendly with Russia very much. China, depending upon जैसा वो बिहेव करते हैं, ठीक है। और वो इस वक्त आपसे अच्छे तरह पेश आ रहे हैं, क्योंकि वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि भारत में भी ज़बरदस्त आक्रोश है अमेरिका के बरखिलाफ। वो 2 फ्रंट नहीं खोलना चाहते,
जब उनको ताइवान में लड़ना है, साउथ चाइना सी में लड़ना है, वो भारत को क्यों उंगली देगा? वाई विल इट फिंगर इंडिया एंड गेट कॉट इन अ टू फ्रंट सिचुएशन? वो नहीं लड़ना चाहता, वो अक्लमंद है। मैं आखिर में अब थोड़ा पाकिस्तान के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ। हमने देखा कि जॉर्ज मेलोनी ने उनकी तारीफ़ की जब उन्होंने कहा कि ये मुल्क शामिल रहे शांति समझौता करवाने में और युद्ध ख़त्म कराने में। हमने देखा सबसे पहले शहबाज शरीफ की तरफ से ट्वीट कर दिया गया कि हाँ जी डील तो हो रही है साइन। ऐसा लगा कि अच्छा पूरे विश्व में सिर्फ पाकिस्तान को ही पता है। तो ये जो पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ वाहवाही या उसका हीरो बनना है, इसमें मैं समझना ये चाहती हूँ कि अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊँ और एक कोई गारंटी वहाँ पे देने वाला आए और मैं लोन लेके भाग जाऊँ, मैं बैंक के पैसे दूँ ना, तो गर्दन पकड़ी जाती है वो जो गारंटी देने वाला है उसकी। तो अब ये जो डील साइन हुई है इसमें ये जो गारंटर बना हुआ है पाकिस्तान, कल दिन ये डील अगर टूटती है तो क्या उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, पाकिस्तान फटीचर मुल्क है। उसने संधि करी थी, ट्रीटी करी थी सऊदी अरेबिया से। एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। और अटैक हुए सऊदी अरेबिया पे तो बत्ती बंद हो गई कि इजराइल से लड़ेगा। कह दिया हम तो तालिबान से खुद ही नहीं कह दिया कि जी हम तो पीस टॉक करा रहे हैं, हम तो मध्यस्थता करा रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं ना आपको, हम मध्यस्थता कर रहे हैं। तो वहाँ से सऊदी अरेबिया ने बोला हेलो, पैसे दिए तेरे को, फोकट में नहीं है, तेरा लोन जो था यूएई का हमने पे किया है, 15,000 ट्रूप्स यहाँ चुपचाप से भेज दे, 13,000 और अपने जहाज भेज दे यहाँ पे। तो दौड़ के भेजा और मेरे ख्याल वो 1-2 बॉम्ब भी उन्होंने लेके रख लिए कि हमने पे किया था, साडा हक ऐथे रख। तो ये फटीचर मुल्क है, जबरन ये चढ़ गया। और ये कर क्या रहा था काम? ये कर रहा था जिसको बोलते हैं ना बटलर, जो कि यहाँ से चिट वहाँ ले जाता है, उसकी चिट यहाँ लेके, यहाँ की चिट्ठी वहाँ लेके, ये काम कर रहा था। असली कार्रवाई मेरे को जहाँ तक मालूम है वो क्वातार ने करी। क्वातार एंड ओमान दे हैव ऑल्सो इंटरवीन्ड। बहुत सारे देश और इसमें, इट्स टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ तो शायद नहीं, लेकिन बहुत सारे देश इसमें पड़े क्योंकि बस हो गई थी मिडल ईस्ट की, गल्फ कंट्रीज़ की बस हो गई थी। नुकसान उन्हीं का हो रहा था और अमेरिका बचा बुचू तो क्या, अपने बेस नहीं बचा पा रहा। 17 बेस अमेरिका के ठुक गए हैं, 250 इमारतें ढह गई हैं। अपनी बैरक छोड़ के वो लोग होटलों और बेसमेंट में अमेरिका के सिपाही भागे थे। तो वो देखा नहीं गल्फ के लोगों ने कि ये तो खुद पिट रहे हैं, तो हमें क्या बचाएंगे। और अब देखिए ईरान ने ये भी इंसिस्ट किया है कि यू विल गेट द हेल आउट ऑफ द मिडल ईस्ट, बेसिस खाली करो, अपनी ये जो फ्लीट शीट है उठाओ, वापस ले जाओ। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। तो इस ऑन दैट हैप्पी नोट वी विल कंक्लूड दिस। थैंक यू सर। लेकिन इसके साथ आप बस एक आखिर में मुझे बता दें कि अब भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए। ये पॉडकास्ट की लैंडिंग में मैं ज़रूर समझना चाहती हूँ। भाड़ में जाए अमेरिका जैसा आपने कहा, बाकी मुल्क भाड़ में जाए, दीन दुनिया भाड़ में जाए, भारत का अगला कदम क्या हो ये आखिर में समझाइए। अगला कदम मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ी हैरान रह जाएंगी। गो अहेड एंड बाय द Su-57 स्टेल्थ फाइटर। ठेंगा दिखाओ और बोलो जितना तेल हमको चाहिए रूस से हम खरीदेंगे, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद मैं यही करती हूँ कि भारत आगे यही करेगा भी। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर। अगली जो बुक लिख रहे हैं वो ईरान वॉर के ऊपर ही लिख रहे हैं। आज हमें पहुँचते ही पता चला 4 बजे सुबह तक सर जगह भी हैं। धन्यवाद सर आपका, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।